जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, टॉप 500 करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये 7वां वीडियो है। इससे पहले हमने 6 वीडियोस में 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया है। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं जाके देखी हैं तो आप उनको देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर किस तरीके से हमें कवर करना है उसकी स्ट्रेटजी को बताया है। तो आपको अगर स्ट्रेटजी मेरी फॉलो करनी है आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो देखिए, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 301। 301 क्या है? निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक का मिलान सही नहीं है? तो देखिए, ऑथर और बुक से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑथर और बुक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहती है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं मैंने इस क्वेश्चन में इंक्लूड की हैं। पहले देख लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बेसिकली अरुंधति रॉय ने नहीं लिखी है, तो पहले ही ऑप्शन जो है करेक्टली मैच नहीं है। देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच नहीं है। इसका जो आंसर हम बाद में आपको बताएंगे। जो सेकंड है फियरलेस गवर्नेंस, ये किरण बेदी ने लिखी है, बिल्कुल सही है। राइटिंग फॉर माई लाइफ रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, बिल्कुल सही है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ये दलाई लामा ने लिखी है। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जो किताब है वो लिखी है सारिका घोष ने। ये आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे, सारिका घोष को। आज़ादी जो ये किताब का नाम है आज़ादी, ये लिखी है अरुंधति रॉय ने। इसके बाद में देखिए, अगला प्रश्न है किस तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब किसी भी चीज़ का सबसे पहले कोई चीज़ होती है, मतलब पहली बार किसी चीज़ का उद्घाटन होता है या कहीं पे जो है स्थापित होती है, कहीं पे जो है इनॉग्रेशन होता है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो देखिए, पहले अमृत सरोवर का जो उद्घाटन किया है ये पाटवाई में किया है। पाटवाई बेसिकली कहाँ पे आपका रामपुर में है, रामपुर आपका यूपी में है। देखिए, ये जो किया गया है ये किया गया है बेसिकली मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा। तो देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर के पाटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। और देखिए, जो बेसिकली आपका जो किया गया है उद्घाटन पहले अमृत सरोवर का, तो देखिए पर्यावरण की रक्षा और जल संरक्षण में मदद करेगा और आसपास के राज्यों के लोगों को भी आकर्षित हो करेगा। तो बेसिकली ये दो पर्पस के लिए इम्पोर्टेंटली बनाया गया है। ये है एक तो आपका टूरिज़्म इससे आएगा और दूसरी चीज़ क्या है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद में देखिए, अगला प्रश्न है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर का 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हो गया है? तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स हैं उनका कार दुर्घटना में 46 साल की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया। एंड्रू साइमंड्स को आप सब लोग जानते होंगे। इनका जो है एक पहचान करने का काफ़ी आसान सा तरीका था, लिप्स पे ये क्या करते थे, वाइट कलर का कुछ इस तरीके का जो कुछ लगाते थे। तो इनका निधन हो गया 46 साल की उम्र में कार एक्सीडेंट में। अगला प्रश्न है हाल ही में 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कौन से स्थान पर है? तो देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इन ग्लोबल 2000 कंपनीज रिलीज्ड बाय फोर्ब्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है 53 रहेगा, 53वें स्थान पर है। वर्कशायर हैथवे नाम की जो कंपनी है वो पहले स्थान पे है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने चीन को हराकर उबेर कप 2022 जीता है? तो देखिए, उबेर कप जो जीता गया है चीन को हराकर, ये जीता गया है दक्षिण कोरिया द्वारा। इसके अलावा देखिए, बैंकॉक थाईलैंड के इम्पैक्ट एरिना में कोरिया के एक रोमांचक फाइल में, ये सब आपको याद नहीं रखना है। और इसमें आपको याद रखना है कि चीन को हराया दक्षिण कोरिया ने, चीन को हराया गया है, दक्षिण कोरिया द्वारा हराया गया है। और जो कप का नाम है उबर कप है। और देखिए, इसमें एक चीज़ और आप याद रखेंगे, उबर कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो देखिए, उबर कप जो रिलेटेड है वो है बैडमिंटन से रिलेटेड। और देखिए, इसको महिलाओं की विश्व बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो देखिए, ये किया गया है अमित शाह द्वारा। भारतीय फॉरेंसिक साइंस बेसिकली क्या है, राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला, नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी का उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया है। और अमित शाह ने हैदराबाद में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के परिसर में नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी का जो है उद्घाटन किया है। NCFL इसकी शॉर्ट फॉर्म रहेगी। और देखिए, NCFL देश में साइबर अपराध के मामले में समाधान में तेजी लाने की योजना बना रहा है, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है मई 2022 में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए,
पीपल इन न्यूज़ या पर्सनैलिटी इन न्यूज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति कौन चुना गया किसी देश का, प्रधानमंत्री कौन चुना गया, ये सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। इसके जो चुने गए हैं नए राष्ट्रपति, ये जो चुने गए हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, ये चुने गए हैं संयुक्त अरब अमीरात के, यूएई के ये चुने गए हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 17वें विश्व वानिकी कांग्रेस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का मेजबान है? तो देखिए इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, इसको होस्ट कौन कर रहा है, वो कर रहा है दक्षिण कोरिया। तो इम्पोर्टेंटली आप इसको याद रखेंगे। 15वें वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की जो मेजबानी कर रहा है वो दक्षिण कोरिया कर रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने श्रेष्ठ, तो देखिए ये परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। श्रेष्ठ परियोजना को लागू कराने के लिए किस राज्य को $350 मिलियन की जो है मंजूरी दी है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने दी है गुजरात को। और देखिए इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम रिफॉर्म्स एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट्स इन गुजरात। इसकी देखिए फुल फॉर्म इस तरीके से नहीं पूछी जाएगी, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि किस सेक्टर से ये रिलेटेड है। तो देखिए ये रिलेटेड है बेसिकली हेल्थ अचीवमेंट, हेल्थ से रिलेटेड है श्रेष्ठ स्कीम, और इसको श्रेष्ठ जी भी कह सकते हैं क्योंकि गुजरात में जो है ये बेसिकली गुजरात राज्य में इसको अनुदान दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो देखिए म्यूजियम डे जब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 18 मई को, और इसकी थीम रही है पावर ऑफ म्यूजियम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नियुक्तियाँ देख लेते हैं। देखिए नियुक्तियों में सही मेल कौन सा नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए नियुक्तियों से भी क्वेश्चन आता है, जो रिसेंट नियुक्तियाँ हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। तो देखिए पहला जो है ऑप्शन वही गलत है, ये जो भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष, ये सही है, जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। रंजना प्रकाश देसाई जो है भारतीय इंडियन प्रेस काउंसिल जो है उसकी अध्यक्ष बनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता नहीं बने। तो देखिए ये गलत है, बी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन भी सही है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को अपॉइंट किया गया है। NHAI जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष जो है अलका उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। अब देखिए देख लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है SN सुब्रमण्यम को ये अपॉइंट किया गया है। और देखिए जो नितिन गुप्ता जिनकी बात हो रही थी वो CBDT के चेयरमैन है। CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, इसकी फुल फॉर्म रहेगी, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन है? तो देखिए विच स्टेट इज़ द चैंपियन ऑफ 12th हॉकी इंडिया सीनियर वीमेंस नेशनल चैंपियनशिप 2012? 12वें जो हॉकी इंडिया चैंपियनशिप है उसमें वीमेंस कैटेगरी में, जो सीनियर वीमेन कैटेगरी में कौन चैंपियन है? तो ये है उड़ीसा। याद रखेंगे आप उड़ीसा। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। हाल ही में पश्चिम मध्य रेलवे ने किस नाम से बैटरी से चलने वाली ड्यूल मोड लोकोमोटिव विकसित की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। सेंट्रल रेलवे ने बैटरी ऑपरेटेड ड्यूल मोड लोकोमोटिव को जो है नवदूत के नाम से निकाला है, नवदूत नाम दिया है इसको। और देखिए इंजन दोनों मोड यानी कि बैटरी और बिजली दोनों पे चलता है, तो इसका नाम आप याद रखेंगे नवदूत। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? किसने? निखत जरीन की बात हो रही है। सबसे पहले तो देख लीजिए जो निखत जरीन है काफ़ी जो है चर्चाओं में थी, तो क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। मुक्केबाज मतलब बेसिकली इनका जो स्पोर्ट्स है वो है बॉक्सिंग या मुक्केबाजी, और इन्होंने जो जीता है वो जीता है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है निखत जरीन ने, और ये वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है। 52 किलो कैटेगरी में आती हैं ये। देखिए निखत जरीन है, गोल्ड इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने डेफलिंग पिक्स 2021 की मेज़बानी की है? तो देखिए डेफलिम्पिक्स की जो मेज़बानी की है वो ब्राज़ील ने की है। अब देखिए आप लोगों में से जिन लोगों ने नहीं सुना है, डेफलिम्पिक्स जो है बेसिकली स्पेशल कैटेगरी के स्पोर्ट्स हैं। जो लोग भी बचपन से या बाद में डेफ या गूंगे हो जाते हैं, सुन नहीं पाते या बोल नहीं पाते, उनके लिए प्रतियोगिता है। तो देखिए इसकी मेज़बानी ब्राज़ील ने की है, और भारत ने जो है डेफलिम्पिक्स 2021 में 16 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण है और 1 रजत है और 7 कांस्य शामिल है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर से देखिए नियुक्ति और है, नियुक्ति में पूछा गया करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, 3 इसमें से सही होंगे, 1 जो है गलत है। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है वो क्या संजीव
बजाज नहीं है, ये डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन है। तो देखिए मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन है, आप इसको याद रखेंगे। भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं वो जनरल मनोज पांडे है और नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। CBSE की नई अध्यक्ष जो है वो निधि छिब्बर है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसमें से इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है वो है डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं संजीव बजाज, जिनका नाम लिया जा रहा था संजीव बजाज भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी OTT मंच शुरू करेगा? तो देखिए, विच स्टेट विल रिसेंटली स्टार्ट इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट OTT प्लेटफॉर्म? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए केरल सरकार 1 नवंबर को राज्य के स्वामित्व वाला एक ओवर द टॉप OTT की फॉर्म होती है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, जो फिल्म प्रेमियों को अपनी पसंद की फिल्में, लघु फिल्में, वृत्त चित्रों को एक श्रृंखला पेश करेगी। तो इसको आप याद रख सकते हैं, केरल राज्य इसको करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा सरकार को 2021-22 के लिए अधिशेष हस्तांतरण सरप्लस ट्रांसफर कितना किया गया है? तो देखिए RBI के पास जो सरप्लस हो जाता है वो सरकार को कर देते हैं, सरकार को जो है करना पड़ता है गवर्नमेंट की बेसिकली, क्योंकि गवर्नमेंट के अधीन ही है RBI। तो RBI के पास जो सरप्लस होगा गवर्नमेंट उसको अपने अधीन ले सकती है। तो ये जो सरप्लस दिया गया है ये दिया गया है 30,307 करोड़ रुपए, 30,307 करोड़ रुपए 2021-22 के लिए सरकार को अधिशेष सरप्लस जो है दिया गया है RBI द्वारा। इस साल का जो ट्रांसफ़र पिछले वित्तीय वर्ष में मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की अवधि के लिए ट्रांसफ़र किए गए 99,126 करोड़ रुपये में सरप्लस से कम है। तो देखिए जो पिछली बार किया गया था ये सब आपको ये सब नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कितना दिया गया है, लगभग आप याद रख सकते हैं 30,307। और आप जो है थोड़ा सा और एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप इतना याद रख सकते हैं कि 2021 के मुकाबले ये जो है बहुत कम है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो देखिए इसका जो आयोजन स्थल है वो है दावोस में इसकी वार्षिक उत्सव जो है किया जाएगा। दावोस जो है DAVOS, ये स्विट्ज़रलैंड के शहर दावोस में किया जाएगा। तो स्विट्ज़रलैंड का शहर है, स्विट्ज़रलैंड जो है कंट्री है और उसके शहर दावोस में इसकी वार्षिक बैठक 2022 आयोजित की जाएगी WEF की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2022 की जो थीम है वो है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बेसिकली थीम है 2022 की वो क्या है? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट, आप इसको लगाएंगे। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सबसे बड़ा निवेशक कौन था? तो देखिए लार्जेस्ट या बिगेस्ट इन्वेस्टर हम कह सकते हैं इसको ऑफ इंडिया इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर से देखिए 2021-22 में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया, FDI आई 27%, मतलब 100% अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, FDI आई है, तो 27% जो है सिंगापुर का इसमें हाथ है। दूसरा स्थान अमेरिका का है 18% और तीसरा स्थान जो है मॉरिशस का है 16%। तो देखिए अमेरिका भी FDI हमारे यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है, मॉरिशस और सिंगापुर ये तो आप देख ही सकते हैं, सिंगापुर सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न है, 21 मई 2022 को कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो देखिए कश्मीर यूनिवर्सिटी की सबसे फर्स्ट वीमेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले की बात होती है तो आप इसको याद रखेंगे, ये बनी है नीलोफर खान, इसको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक का मिलान सही नहीं है? पुस्तक आ गई फिर से, तो इसमें देखना है करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। 10 लेसन्स फॉर द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, तो देखिए 10 लेसन्स फॉर द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड जो है फरीद जकारिया ने लिखी है, इंपॉर्टेंट बुक है ये। द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर ने लिखी है, बिल्कुल सही है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया राम माधव ने नहीं लिखी है, ये लिखी गई है द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिमल जालान द्वारा। तो देखिए बिमल जालान जो है ये RBI के पुराने जो हैं पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगला जो है देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है। तो देखिए अरुंधति रॉय, कुछ ऐसे जो राइटर्स हैं उनके नाम आते रहते हैं, तो जैसे अरुंधति रॉय की कुछ जो रिसेंट बुक्स हैं उनको आप देख सकते हैं। एक बुक हमने जो है पहले भी देखी थी,
इसके अलावा देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, आप भी इसको भी याद कर सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ इंडिया विमल जालान ने लिखी है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, ये राम माधव ने लिखी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है, तो कौन सा मेल सही नहीं है इसमें से, तो देखिए G7 सम्मेलन जो है ये जर्मनी में हुआ, बिल्कुल सही है। बिम्स्टेक जो है कोलंबो में हुआ, बिल्कुल सही है। 32वां नाटो शिखर जो है मैड्रिड स्पेन में हुआ 2022 का, बिल्कुल सही है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन जो है ब्राज़ील में नहीं हुआ, ये 17वां G20 शिखर सम्मेलन जो है बाली इंडोनेशिया में हुआ है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो जम्मू कश्मीर भारत में होने वाला है। तो आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे, ये वाली चीज़ आप बिल्कुल याद रखेंगे, 2023 का जम्मू कश्मीर भारत में होने वाला है, और ये भी आप याद रखेंगे बिल्कुल। बाली इंडोनेशिया में जो है 17वां जो है G20 समिट हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है, तो देखिए कौन सा मेल सही नहीं है ये हमें बताना है। इसमें सम्मेलन और स्थल जो है उनका मैच देखना है। तो देखिए जो 14वां ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो बीजिंग चीन में हुआ है। 16वां G20 शिखर सम्मेलन, ये सब आपको ये याद नहीं रखना है, ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल याद न रखें। इसके अलावा देखिए COP27 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2022 यूएई में, ये यूएई में नहीं हुआ है, ये हुआ है मिस्र में, मतलब इजिप्ट में ये हुआ है 2027। COP जो 2027 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन है ये मिस्र में हुआ है। और 48वां G7 शिखर सम्मेलन जो है वो जर्मनी में हुआ है। तो आप इसको थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं आप। और COP जो 28 है 2023 का वो होने वाला है यूएई में, तो इसको भी आप जो होने वाले हैं ना उनको ज़रूर याद रखना है। और एनवायरनमेंट की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। COP28 2023 जो होगा वो यूएई में होगा। COP जो 27 है वो मिस्र में हुआ, इजिप्ट में हुआ है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड की, बिल्कुल है। और देखिए गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना ये उड़ीसा की है। जेल पर्यटन योजना महाराष्ट्र की है। अंकुर योजना जो है वो राजस्थान की नहीं है, अंकुर योजना है मध्य प्रदेश की। अब देखिए कुछ लोग इसमें कह सकते हैं कि सर हम दूसरे जो स्टेट्स हैं उनकी योजनाओं को क्यों याद करें। तो देखिए अगर यूपी का भी एग्जाम है तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए अंकुर योजना पूछी जा सकती है, अंकुर योजना मध्य प्रदेश की है। जेल पर्यटन योजना महाराष्ट्र की है, क्यों नहीं पूछी जा सकती, बिल्कुल पूछी जा सकती है। तो देखिए इतना कष्ट तो करना पड़ेगा, ये नहीं है कि 500 MCQs भी आप नहीं कर सकते। 500 MCQs में से कोशिश ये रहेगी कि आपके 600-700 MCQs इसमें से बन जाएं, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। इसमें कोई देखिए शॉर्टकट नहीं है। बाकी आपके पास में कोई ज़्यादा अच्छी रणनीति है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरी चीज़ों को फॉलो करें, आपको अगर फ़ायदा होता है अपनी रणनीति से या किसी और की रणनीति से आप उसको भी देख सकते हैं बिल्कुल। इसके अलावा देखिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान, तो देखिए नहीं पूछा जा सकता कि ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वाड लीडर समिट, तो क्वाड की लीडर समिट है। क्वाड में देखिए 4 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, USA और जापान। तो देखिए इसकी जो मेज़बान होस्ट देश है वो कौन सा है 2022 का, तो ये जापान ने की है मेज़बानी इसकी। दूसरे इन पर्सन क्वाड लीडर समिट की मेज़बानी जापान द्वारा की गई है। और देखिए नवनिर्वाचित ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ भी पहली बार क्वाड लीडर समिट में शामिल हुए हैं। तो देखिए इसका मकसद ये नहीं था कि शामिल हुए हैं कि नहीं हुए, इसका मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा प्रधानमंत्री का पता चल जाए जो नवनिर्वाचित हुए हैं, तो वो एंथनी एल्बनीज़ हुए हैं, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा है, तो देखिए WHO ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 75वें संस्करण, ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 75th एडिशन का जो हुआ है ये WHO से ही रिलेटेड है। इसको जो समिट है इसको कहा जाएगा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, लेकिन ये समिट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है। तो देखिए जिनेवा में हुआ है और WHO जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सिरुई लिली महोत्सव, इसको आप याद रखेंगे। ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, मणिपुर से रिलेटेड है। अब देखिए आप पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए ये न्यूज़ में आता रहता, ये जो है एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है सिरुई लिली, तो आप इसको बिल्कुल टिक करेंगे। सारे प्रश्न जो हैं वैसे तो सारे जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपने हिसाब से चीज़ों को याद रखेंगे और ये आपका जो है एक वाइड नज़रिया भी बनाएगा, आपको जो है
एलिमिनेशन में भी काफ़ी मदद करेगा और सीधे सीधे क्वेश्चंस तो यहाँ से पूछे ही जाएंगे। तो देखिए मणिपुर में राज्य स्तरीय सिरुई लिली महोत्सव 2022 का 4था संस्करण हुआ है। बस इतना ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा नहीं कि सिरुई लिली कहाँ से रिलेटेड है, तो ये मणिपुर से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन से बन गए हैं। तो देखिए 700 बाउंड्रीज लगाने वाले शिखर धवन बन गए हैं, इसको आप याद रखेंगे, शिखर धवन देख लीजिए। हाल ही में कौन आर्मी एविएशन कोर में कॉम्पैक्ट एविएटर के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो देखिए जो आर्मी एविएटर कॉर्प्स एज ए कॉम्बैट एविएटर ये बनी है अभिलाषा पराग, बिल्कुल याद रखेंगे अभिलाषा पराग। तो देखिए ये बेसिकली जो आर्मी एविएटर कॉम्पैक्ट एविएटर के रूप में शामिल हुई हैं, ये इसको आप याद रखेंगे अभिलाषा पराग को। हरियाणा की अभिलाषा पराग बुधवार को भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैक्ट एविएटर लड़ाकू विमान चालक बनी है। तो देखिए लड़ाकू विमान चालक की बात हो रही है, ये आप जो है इसमें से सोच रहे होंगे कि अवनी चतुर्वेदी या भावना कंठ को, तो लड़ाकू विमान चालक की जो पहली बनी है वो अभिलाषा पराग है, इसको आप याद रखेंगे। इसी के साथ कैप्टन अभिलाषा पराग का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा मेट्रो शहर अपना जैव विविधता रजिस्टर आने वाला पहला मेट्रो स्टेशन बन गया है। तो देखिए विच मेट्रो सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट इट्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर रिसेंटली। तो देखिए ये बन गया है कोलकाता। कोलकाता देश का पहला मेट्रो शहर है जिसने जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया है, और चंडीगढ़ और इंदौर अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं जिन्होंने ये दस्तावेज तैयार किया है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है 2 मई 2022 को भारतीय तट रक्षक बल, देखिए तट रक्षक बल मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड ने फास्ट पेट्रोल वेसल कमला देवी की शुभारंभ कहाँ किया है। तो देखिए कमला देवी का शुभारंभ, एक तो ये पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड है ये, जिसको FPV कहा जाएगा। ये किया गया है पश्चिम बंगाल में, और ये जो है टाटागढ़ क्षेत्र में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी रही हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनके सम्मान में इसका नाम फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम कमला देवी रखा गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने एकीकृत दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमिश्नर ऑफ द इंटीग्रेटेड दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रिसेंटली। तो ये किया गया है ज्ञानेश भारती को अपॉइंट किया गया है न्यू कमिश्नर। अगला प्रश्न है वेयर वॉज द नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड रिसेंटली। तो देखिए महिला विधायक सम्मेलन जो हुआ है, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन, ये किया गया है केरल में। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य भी केरल है, और भारत का पहले ग्राफीन नवाचार केंद्र ये भी केरल में है। ये क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, रिवीजन हो रहा है आपका। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है, केरल को मिला है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप एज इट इज़ याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है। तो देखिए योजना है और राज्य है, और इसमें मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना झारखंड की नहीं है, यही गलत है। जो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है वो राजस्थान की है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो है वो केरल का है, नॉलेज इकोनॉमी। इसके बाद में देखिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम की है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा की है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एज इट इज़ इसको देख लेना है, आप इसको कहीं पे नोट करेंगे, इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए महत्वपूर्ण है, ऐसे तो योजना जो है हज़ारों योजनाएं चला रहे हैं जो स्टेट्स हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, आपको इनको याद करना ही पड़ेगा। इससे देखिए आप बच के नहीं भाग सकते अगर आपको सिलेक्शन लेना है। अब देखिए कोई ये सोच सकता है कि 4-5 क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर्स के, इसके लिए हमें इतना पढ़ना पड़ रहा है, तो देखिए वो थोड़ा फिर गलत ट्रैक पे है। आपको मेंटली इस तरीके से तैयार करना है कि आप 1000 में से जो है निचोड़ के फिर हम जो है उसको 200-300 तक लेके आएंगे, फिर 100 लेके आएंगे, इस तरीके से हमें तैयारी करनी है। अभी जो है एक तरीके से क्या है वार्म अप चल रहा है आपका। आपको जो है एक देखिए करंट अफेयर्स के बेसिस पे लोग IAS भी क्लियर करते हैं, करंट अफेयर्स का रोल बताते हैं बहुत ज़्यादा है, तो आपका माइंड जो है वाइड होता है, आप चीज़ों को वहाँ से भी क्या कर लेते हैं, टच करा देते हैं। तो इन एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोई भी एग्जाम आपका आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस पर बिल्कुल भी आप संदेह ना करें, इनको बाय हार्ट पढ़ें और आपको तभी फ़ायदा मिलेगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग किया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, गुजरात ने किया है। डाक विभाग ने गुजरात के कच्छ जिले में एक पायलट परियोजना के हिस्से के रूप में एक ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है। ड्रोन देखिए इस तरीके का था और मेल डिलीवर किया गया इसके द्वारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामूहिक वन संसाधन
अधिकारियों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए, विच इज़ द सेकंड स्टेट इन द कंट्री टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स विद इन ए नेशनल पार्क। तो देखिए, जो कम्युनिटी होती है बेसिकली, जो वनों से या जो बेसिकली फॉरेस्ट से जुड़ी होती है, उनको कोर एरिया में जाने की जो है परमिशन देने वाला जो पहला राज्य बना है वो नेशनल पार्क में। तो ये जो है दूसरा राज्य, ये दूसरा राज्य जो बना है वो बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य जो राज्य सरकार ने राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में सामूहिक वन संसाधन, तो देखिए कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व दावों को मंजूरी दी है। और देखिए इसमें पहला जो है छत्तीसगढ़ था, पहला जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ था। पहला जो राज्य है वो उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ दूसरा बन गया। तो देखिए उड़ीसा के बाद में छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज अधिकारों को मान्यता देने वाला। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन और बन जाता है आपका स्टैटिक का, कि जो नेशनल पार्क वगैरह हैं, जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, किसके अंडर में आते हैं? तो स्टेट लिस्ट में आते हैं। और ये जो है इस पर स्टेट जो है आपको क्या बना सकती है? कोई भी कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है 1 जून 2022 को हर घर दस्तक अभियान, सेकंड फेज ऑफ हर घर दस्तक अभियान जो स्टार्ट किया गया, ये किससे रिलेटेड है? तो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कोविड टीकाकरण से रिलेटेड है। 1 जून 2022 को हर घर दस्तक 2.0 अभियान पूरे देश में शुरू किया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके सभी पात्र लाभार्थियों को पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण मिल सके। अगला प्रश्न है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम है पीएम श्री स्कूल। पीएम श्री स्कूल के नाम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई राष्ट्रीय शैक्षिक जो नीति 2020 है उस पर फोकस के साथ में गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया है। तो ये स्कूल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे और छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करेंगे। अगला प्रश्न जो है हाल ही में कहाँ वायुसेना का जो हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा? तो देखिए वेयर विल द हेरिटेज सेंटर फॉर एयरफोर्स विल बी बिल्ट अप? तो ये बनाएगा चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है कौन सी कंपनी देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण करेगी? तो ये करेगी टाटा प्रोजेक्ट्स। टाटा प्रोजेक्ट्स ने क्या किया है? डील को जीता है, जो भी बिड थी उसको जीता है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया है? तो देखिए श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा किया गया है। और केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की गई है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक ने श्रेष्ठ योजना के तहत ऋण भी दिया है गुजरात गवर्नमेंट को। ये श्रेष्ठ योजना दूसरी योजना है। और जैसे कि यूपीएचसीएससी एग्ज़ाम आने वाला है या अन्य जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं वहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है और यह मेधावी लेकिन गरीब अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है आईफा अवार्ड्स 2022। आईफा अवार्ड 2022 में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है किसको मिला है? तो ये मिला है विक्की कौशल को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड सरदार उधम सिंह के लिए विक्की कौशल को मिला है। तो आपने ये मूवी शायद देखी होगी, अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला है वो फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को मिला है। सबसे ज़्यादा अवार्ड जो मिले हैं फिल्म शेरशाह के नाम है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है शेरशाह को मिला है। अगला प्रश्न है किस देश ने अपने तियांगोंग अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन तियांगोंग स्पेस सेंटर के लिए अपना मानवयुक्त मिशन लॉन्च किया है? तो देखिए मैंड मिशन जो लॉन्च किया है तियांगोंग स्पेस सेंटर के लिए वो चीन ने किया है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि तियांगोंग स्पेस सेंटर तो आप देखिए कहाँ से किसका कौन सी कंट्री का है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप नाम से भी इसको थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हैं अगर ऑप्शंस आपको इस तरीके के दिए होंगे तो। अगला प्रश्न है हु इज़ द विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2022 मेंस सिंगल टाइटल? तो देखिए पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है? तो ये हैं राफेल नडाल। पुरुष एकल खिताब के विजेता राफेल नडाल हैं। उपविजेता जो है कैस्पर रूड हैं जो नॉर्वे के हैं। राफेल नडाल स्पेन के हैं। तो राफेल नडाल ने अपना 14वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है। नडाल ने कुल मिलाकर 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। और देखिए इतना ही आप याद रखिए फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 विजेता जो है जो वुमेंस में है वो है ईगा स्वियातेक और जो उपविजेता है वो कोको गॉफ। तो ये भी आप याद रखेंगे, ईगा स्वातेक जो है आप याद रखेंगे बिल्कुल। अगला प्रश्न है 5 जून 2022 को किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो देखिए FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप टाइटल किस हॉकी टीम ने जीता है? मेंस की। पुरुष की तो ये जीता गया भारत द्वारा, पोलैंड को इसमें हराया है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि भारत ने हराया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल बन जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो देखिए ये मनाया जाता है 5 जून को, आप इसको बिल्कुल याद रख सकते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम है वो है केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ इसकी थीम है। अगला प्रश्न है, 7 जून 2022 को किसने पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति, तो देखिए हु हैज़ लॉन्च द नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है इसका इनॉग्रेशन। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत प्रति परियोजना राशि को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर निम्न में से कितने कर दिया है। तो देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इंक्रीज द अमाउंट पर प्रोजेक्ट अंडर द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, ये किया गया है 50 करोड़, 10 करोड़ से जो है 50 करोड़ कर दिया गया है। और देखिए फंड का जो नाम है बेसिकली ये है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, तो इसको आप याद रख सकते हैं, किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, योजना और राज्य की बात हो रही है। पर्वत धारा योजना, तो देखिए हिमाचल प्रदेश की है, बिल्कुल सही है। वात्सल्य योजना राजस्थान की नहीं है, तो देखिए वात्सल्य योजना है वो बेसिकली उत्तराखंड की है, इसको आप याद रखेंगे, वात्सल्य योजना उत्तराखंड की है। बिंदु सागर सफाई योजना उड़ीसा की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयुष घर द्वार जो कार्यक्रम है वो हिमाचल प्रदेश का है, इसको आप याद रखेंगे। घर घर औषधि योजना राजस्थान की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। तो देखिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, आने वाली वीडियो में हम जो है अन्य 50 क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे। और देखिए वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन या टोटल 500 क्वेश्चन भी कवर कर सकता हूँ, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा, अगर आपको जो है थोड़ा जल्दी लगता है कि मैं डिस्क्रिप्शन जल्दी दे रहा हूँ, बेसिकली मेरे द्वारा जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो इसी वजह से दिया जाता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि एक जो है ह्यूमन का कंसंट्रेशन स्पैन होता है, कंसंट्रेशन उसी टाइम तक बन पाता है। तो आपको अगर वीडियो थोड़ी फास्ट भी लगती है या धीरे लगती है, आप अपने हिसाब से उसको फास्ट या धीरे कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आने वाले एग्ज़ाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसी होप के साथ में आप भी तैयारी करिए और इसी होप के साथ में मेरे द्वारा भी आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।